अब तक आपने सुना कि कैसे तुलसी और ख़याली ने नए जज साहब के समक्ष पहली पेशी में इजलास का माहौल नाटकीय बना दिया था। इस कार्य में कोर्ट साहब के बयान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। कोर्ट के लंच टाइम में चाय की दुकान पर इनकी भजन बैठकी में श्रोताओं से मिली चवन्नी और अठन्नियों का सदुपयोग इन्होंने अपने प्रिय पेय और तली हुई मछलियों के क्रय पर किया। चूंकि अगली तारीख 3 दिन बाद की थी, अतः इन दोनों मुकदमेबाजों ने साधना शिला पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था का सेवन कर अपने घरों में पहुंचकर एक सफल दिन की पारी पूरी की। इसके बाद की कथा अगले अध्याय 6 में सुनिए। शीर्षक है बहुरिया की खुशी। ख़याली और तुलसी ने अगले 2 दिन मटर गश्ती में काट दिए। पिछली पेशी की अठन्नियों से उनके 2 दिन के चखना दारू का खर्चा पूरा हो गया था। अगली पेशी में अभी पूरे 24 घंटे बाकी थे, लेकिन पेशी का ख्याल करके ही उनके मन में लड्डू फूट रहे थे। तुलसी अपने आंगन में लगे पेड़ की छाया में पड़ी चारपाई पर चित्त पसरे हुए थे और बड़े ध्यान से पेड़ की हिलती हुई पत्तियों को देख रहे थे। ख़याली के घर में आज चहल पहल थी। ख़याली की बहुरिया का पांव दोबारा भारी हुआ था, सो गांव की औरतें ढोलक बजाकर इसका ढिंढोरा पीट रही थीं। पिछली बार उसका गर्भ पूरा नहीं हो पाया था। ख़याली का लड़का इन औरतों से नज़रें बचा रहा था। ख़याली राम खामो खाही यहाँ वहाँ ऐंठे ऐंठे घूम रहे थे। तुलसी का बार बार मन हो रहा था कि वे जाकर ख़याली को बधाई दे आएं, लेकिन मजबूर थे। अभी तक तो गांव में उन्होंने अपनी दुश्मनी का ही ढिंढोरा पीट रखा था, सो ख़याली का दरवाज़ा उनके लिए दुश्मन की देहरी था। ख़याली ने अपने आंगन से देखा कि तुलसी अपने बाड़े में पेड़ की छाया में चारपाई पर बैठकर अब हुक्का पी रहे हैं। उन्हें लगा कि तुलसी की उम्र भी तो अब नाती पोते खिलाने की है, मगर भगवान ने उन्हें अभी तक निपूता रखा था। उनके जीवन में अब इस सुख की कोई उम्मीद भी नहीं थी। ख़याली ने आवाज़ देकर अपने पुत्र को बुलाया और धीरे से कहा, अपनी अम्मा की नज़रें बचाकर अंदर से 4 लड्डू निकाल लाओ और चुपचाप अपने तुलसी ताऊ जी को घर पर दे आओ। कह देना कि हमने पहुंचाए हैं। ख़याली का बेटा चकित रह गया, क्योंकि उसके पिता अपने जानी दुश्मन के घर मिठाई भेजने की बात कह रहे थे। वह उन्हें सवालिया निगाहों से देखने लगा। ख़याली बोले, ऐसे मत देखो बेटा, उनके कोई आस औलाद नहीं है। उनका मन बहुत खुश होगा। दुनिया में अगर दुश्मनी कोई चीज़ है तो दोस्ती भी तो कोई चीज़ होती है। हमारी दुश्मनी बस अब अदालत के अंदर तक ही है। बाहर तो हम पहले जैसे दोस्त हैं। फिर तुम भी तो उन्हीं के आंगन में हग मूत कर बड़े हुए हो। लड़का अपने बचपन की हरकत याद करके शर्मा गया। वह लड्डू निकालने घर के अंदर चल दिया। ख़याली ने अपना राज बेटे को बताकर मन हल्का कर लिया था। उसका मन तो कर रहा था कि वे अभी दोनों घरों के बीच में बनी हुई पत्थर की दीवार कूद कर पार करें और अपने जिगरी दोस्त के पास पहुंच जाएं। लड़का जब लड्डू लेकर बाहर जाने लगा तो वे बोले, ताई के भी पांव छूकर आशीर्वाद ले लेना। लड़के ने मुंडी हिलाई और तुलसी के घर की ओर चल दिया। तुलसी को लेटे लेटे झपकी लग गई थी। ख़याली के लड़के ने जैसे ही उनके पैरों को हाथ लगाया, वे चौंक कर उठ गए। ख़याली के जवान लड़के को अपने सामने देखकर वे चकित रह गए। लड़का उन्हें प्रणाम करके बोला, ये लड्डू बाबूजी ने भेजे हैं और कहा है कि आप दादा बनने वाले हो। इतना कहकर उसने पुनः उनके पांव छुए। तुलसी को तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि कभी ये शब्द भी उनके कानों में पड़ेंगे। उनकी आंखें डबडबा आईं और गला रूंध गया। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर उसे चारपाई पर बैठा लिया। वे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए आशीष देने लगे। उनकी बूढ़ी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। घर के अंदर जब तुलसी की घरवाली के कानों में इनकी आवाज़ें पड़ी थी, उन्होंने बाहर झांक कर देखा। वे भी चकित रह गईं, क्योंकि तुलसी की आंखों से आंसू झर रहे थे और ख़याली का बेटा उनके बगल में चारपाई पर बैठा था। पहले उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हुई, अतः वे भागकर पेड़ के नीचे चली आईं। ख़याली के लड़के ने तुरंत उठकर उनके भी पांव छुए और बोला, ताई तुम दादी बनने वाली हो, बाबूजी ने मिठाई भेजी है। लड़के के मुंह से अपने लिए ताई और दादी सुनकर उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनके कान तो सारा जीवन माँ सुनने के लिए भी तरसते रहे थे
उन्होंने ख्याली के लड़के को छाती से लगा लिया और खुद भी गंगा जमुना बहाने लगी। बरसों का मैल पल भर में धुल गया। इस बुजुर्ग दंपत्ति का जीवन अचानक ही खुशियों से भर गया था। तुलसी की घरवाली को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या बोलें। वे तुलसी से बोली, तुम ठहरो, मैं अभी ख्याली के घर जा रही हूँ और बहू की नज़र न्यौछावर करके आती हूँ। उनके पैरों में मानो पंख लग गए थे। वे लपर जपर भागती सी ख्याली के आंगन में पहुँच गईं। वहाँ आंगन में रौनक थी। ख्याली ने उन्हें देखा तो बोले, आओ भौजी आओ, बहुत अच्छे टाइम पे आई हो। उनके कानों में बहुत दिनों बाद इस भौजी शब्द की मिठास घुली थी। ख्याली की आगवानी ने तो उनकी सारी शंकाएं ही मिटा दी। वे जल्दी से बोली, अरे भैया बहुरिया कहाँ है, जरा बुलाओ, उसकी नज़र उतार दूँ। ख्याली बोले, भौजी आंगन में काहे रुक गई हो, तुम्हारा ही तो घर है, अंदर जाकर मिल लो। ख्याली की आवाज़ सुनकर उनकी घरवाली भी आंगन में आ गई। तुलसी की घरवाली को सामने देखकर वह भी चकित रह गई। उन्हें देखकर तुलसी की घरवाली की आंखें सजल हो गईं। एक औरत ही औरत के मन की बात समझ सकती है। ख्याली की घरवाली ने उनकी आंखों में उमड़ रही ममता को देख लिया था। वे पास आकर उनका हाथ पकड़कर बोली, बधाई हो जिज्जी, तुम दादी बनने वाली हो। ये सुनकर तो मानो तुलसी की घरवाली के मन का बांध ही टूट गया। उन्होंने ख्याली की घरवाली को अपने से चिपटा लिया। दोनों पड़ोसनें बरसों बाद गले लगी थीं। शब्द मौन थे किंतु आंखें बह रही थीं। जब ख्याली को लगा कि दोनों औरतें अब हू हू करके रोने ही वाली हैं, तो वे जल्दी से अपनी घरवाली से बोले, अरे अब यहीं खड़ी रहोगी या भौजी को अंदर ले जाकर इनका मुंह भी मीठा कराओगी। इस समय ख्याली की बहू भी बाहर आ गई। आते ही उसने तुलसी की घरवाली के पांव छुए। तुलसी की घरवाली ने दोनों हाथों से बहुरिया को उठाया और उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे आंख भर निहारने लगी। उनकी आंखें तो आंसुओं से भरी थीं। बहुरिया का चेहरा धुंधला रहा था। फिर अचानक उन्होंने बहू को छाती से लगा लिया और हू हू करके रोने लगी। उनके मन में ममता का ऐसा सागर लहरा रहा था जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते थे। अब यह आंखों से बहने लगा था। अगले ही क्षण बहुरिया भी उनसे सुर मिलाने लगी। जो काम कोर्ट कचहरी बरसों में ना कर सकी थी, उसे ममता ने पल भर में कर दिखाया था। तुलसी की घरवाली ने खुद को संभाला, तत्काल घर की बड़ी बूढ़ी बन गई। वे ख्याली की घरवाली से बोली, अपना ये कैसा हाल बना रखा है, एकदम पीली पड़ गई हो। ख्याली की घरवाली गदगद हो गई। वे भाग कर अंदर गईं और लड्डू और पानी लेकर आ गई। उन्होंने उनका मुंह मीठा कराया और बोली, जिज्जी आज तो नाचना भी पड़ेगा, दादी जो बन रही हो। तुलसी की घरवाली खिल गई और बोली, तो हमने कब मना किया है। वे दोनों अंदर चली गईं, जहां गांव की औरतें पहले से ही ढोलक पर थाप दे रही थीं। ख्याली की एक छोटी सी पहल ने दोनों घरों को खुशियों से भर दिया था। ख्याली का लड़का भी तुलसी के घर से लौट आया था। घर में पूर्ण सुख शांति देखकर ख्याली धीरे से तुलसी के घर की ओर निकल गए। तुलसी ने मिलते ही उन्हें गले से लगा लिया। आज वे सबके सामने दोस्त को दोस्त कह सकते थे। ये कैसी विडंबना थी कि पिछले दिनों वे अकेले में तो दोस्ती निभाते थे, किंतु ज़माने के सामने आते ही दुश्मन बन जाते थे। इस दोहरी जिंदगी का आज पटाक्षेप हो गया था। दोनों चारपाई पर बैठकर गपियाने लगे। ख्याली बोले, यार तुलसी, अब अपने मुकदमे का क्या होगा। रंजिश ख़त्म तो मुकदमा भी ख़त्म। अब कोर्ट कचहरी का मज़ा कैसे मिलेगा। प्रश्न वाकई गंभीर था। इतने दिनों तक उनकी कसीदगी ने ही तो उन्हें जोड़ कर रखा था। अब बीच में दोस्ती के कूद पड़ने से वे इतनी पुरानी रंजिश से किनारा भी तो नहीं कर सकते थे। तुलसी सोच में पड़ गए। वे बोले, अरे यार, दोस्ती अपनी जगह है और दुश्मनी अपनी। इतने दिनों तक जब अपुन ने अपनी दोस्ती नहीं मरने दी, तो दुश्मनी को कैसे मरने देंगे। तुम चिंता मत करो, जब तक सांस में सांस है तब तक अदालत में ये रंजिश जिंदा रहेगी। तुलसी की बात में वजन था। अदालतें भी तो वास्तव में लोगों की दुश्मनी के दम पर ही आबाद थीं। यदि सब दोस्त ही बन जाते तो इनकी क्या ज़रूरत थी। तुलसी के भरोसे के पीछे शायद यही सच्चाई थी। तुलसी बोले, कल तारीख है, कल तुम अदालत में ज़रा हम पर नज़र रखकर जवाब देना। हम अगर एक कहें तो हमें चार सुनाना, फिर देखते हैं कि अदालत कैसे दोस्ती कराती है। दोनों ने अपनी दुश्मनी बरकरार रखने का फैसला कर लिया था, और दुश्मनी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ऐसी
कि जिसमें किसी का कत्ल तक हो सकता था। अगले दिन उन्हें अदालत के लिए जल्दी निकलना था, अतः उन्होंने शाम साथ साथ बिताने का इरादा त्याग दिया। ख्याली अपने घर वापस आ गए।